आज हम कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जानेंगे जो कश्मीर में एक नियम के तौर पे बनाया गया था ताकि उसको हिंदू विहीन राज्य बनाया जा सके। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रत्यक्ष में। हाँ, तो हम शुरू करते हैं। कश्मीर हमारे देश का वो हिस्सा है जो हमेशा से विवादों में रहा है। वहां पे ना जाने कितने कांड हुए हैं, कितने हत्याएं हुए हैं, कितने आतंकवादी हमले हुए हैं। और ये जितने भी हमले हुए हैं इन सब का मकसद एक ही है, भारत को तोड़ने का और कश्मीर को भारत से अलग करने का, या फिर कश्मीर को हिंदू विहीन बनाने का, या उसको एक मुस्लिम स्टेट बनाने का। सुनने में अजीब लग रहा है ना, लेकिन यही सच है। आप देखते ही होंगे कि वहां कोई भी राजनेता उसके विकास की या फिर भारत के विकास की बात नहीं करता, या फिर भारत के साथ आने की बात नहीं करता। भारत के साथ कभी भी वो खड़ा नहीं होते। वो हमेशा भारत विरोधी ही बातें करते हैं। और भारत को तोड़ने वाली शक्तियां जैसे कि चाइना और पाकिस्तान है, ये हमेशा उनका ही समर्थन करते हैं और उनके लिए ही बोलते हैं। और वहां जितने भी आतंकवादी हैं, ये जितने भी आतंकवादी मतलब संगठन हैं, जितने भी आतंकवादी निकल के आते हैं हर रोज, वो सब इन्हीं की बदौलत है और इन्हीं की अगुवाई में काम करते हैं। दुख की बात यह है कि जो एक देश की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, वो भी इनका हमेशा से साथ देते आई है। 70 सालों से वो इनका साथ दे रही है और आज भी इनके साथ ही खड़ी है। वहां का जो आर्टिकल 370 था, जो उसको एक विशेष राज्य का दर्जा देता था और देश से अलग बनाने का जो एक महत्वपूर्ण कार्य करता था, उसको हटा दिया गया था। वो हटाने के बाद वहां के जो नेता थे वो वहां पे दंगा कराने चाहते थे, लेकिन भारत सरकार ने उन्हें नजरबंद कर दिया। और अब तक सब स्थान था जब तक वो नजरबंद थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजरबंदी हटी, इन लोगों ने फिर से जहर उगलना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले ही फारूक अब्दुल्ला बोल रहा था। फारूक अब्दुल्ला वहां का पहले का मुख्यमंत्री था, आपको याद ही होगा। वो बोल रहा था कि वो चीन की मदद से 370 जो आर्टिकल है वो फिर से कश्मीर में लेकर आएगा। और महबूबा जो कि इससे पहले की मुख्यमंत्री थी, वो भी यही बोल रही थी, वो भी यही बात बोल रही थी, बल्कि वो इससे कुछ ज्यादा आगे ही जाके बोल रही थी। वो तो तिरंगे को राष्ट्रीय चिन्ह मानने से भी इनकार कर दिया और बोला कि वो कश्मीर का झंडा ही उसका झंडा है, बाकी वो किसी झंडे को नहीं मानती। और देश के जो पप्पू जी थे, वो गए थे उनसे मिलने और उनको सांत्वना देने, या फिर बोल दे कि उनका समर्थन करने ही गए थे वहां पे। और कांग्रेस की क्या ही बात करें, इसके इसने तो ऐसे ऐसे कांड किए हैं, तो क्या बोले, अभी देश को बर्बाद कर दिया इसने। अगर इसकी बात करें तो इसने तो चीन से भी ऐसे समझौते किए हैं और रिश्वत लिए हैं कि देश की गुप्त जानकारियां उसको प्रोवाइड कराती है एमओयू के द्वारा। एमओयू क्या है वो आप जाके इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। इन 70 सालों में कश्मीर में लाखों नियम कानून बने हैं और सबका मकसद एक ही था कि वहां से हिंदू को भगाओ और पाकिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा से मुस्लिमों को लाकर वहां पे डंप कर दो और अवैध तरीके से उनको वहां पे बसा दो, उनको सरकारी जमीनें दे दो और हिंदुओं के लूटे हुए सारे घर और जमीनें उनको प्रोवाइड करा दो और इसको इसको एक मुस्लिम राष्ट्र बना दो और आतंकवादियों का ठिकाना बना दो। वो तो ऐसे ही पता है, आतंकवादी वहां पे ज्यादातर आतंकवादी उधर ही से आते हैं, वहीं पे हमले होते हैं। तो ये उनका ठिकाना बनाना चाहते थे एक तरह से। और ये जो सारी बातें हैं, ये हमारे हिंदुस्तान के आम जनता को तो पता ही नहीं चलता है ना। मैं ये हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। हाल ही में एक रोशनी एक्ट के बारे में पता चला है, जिसको कि सरकार और वहाँ की जो राज्यपाल मौजूदा सरकार है उसको निरस्त कर दिया है। और क्या है ये रोशनी एक्ट, आपको पता है इसके बारे में? वहाँ के जो सुप्रीम हाई कोर्ट है, कश्मीर की हाई कोर्ट, उसने भी इसको असंवैधानिक घोषित करके इसको निरस्त कर दिया है। आज से पहले मुझे नहीं लगता है कि आपको रोशनी एक्ट के बारे में पता होगा और अभी भी नहीं पता होगा। तो चलिए आप आज मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि ये कैसे काम करता था और इसको क्यों वहां पे बनाया गया था। तो क्या है रोशनी एक्ट और ये कैसे सुर्खियों में आ गया और ये कैसे कश्मीर में हिंदू विहीन हिंदुओं को वहां से भगाने का काम करता था और अवैध मुस्लिमों को कश्मीर में डंप करने का काम कर रहा था। जानते हैं इसके बारे में विस्तार से, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। तो हुआ ये था कि 9 अक्टूबर को कश्मीर हाईकोर्ट ने जो रोशनी एक्ट था उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया और मौजूदा सरकार यानी कि वहां के जो राज्यपाल है मनोज सिन्हा ने इसे लीगल तरीके से सरकार की तरफ से भी पास कर दिया है। और इसका असली नाम आप देखें तो इसका असली नाम होता है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग एंड ऑनरशिप टू दी ऑक्यूपेंट्स एक्ट 2001। ये 2001 में बना था। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति 1990 तक
किसी भी सरकारी जमीन या फिर हिंदुओं के जमीन पर कब्जा किया हुआ है अवैध तरीके से, तो उसको मार्केट वैल्यू से कुछ पैसे लिए जाएंगे। जैसे मार्केट वैल्यू में उस जमीन का क्या रेट है, उस हिसाब से उसको पैसे लेके और उस अवैध कब्जे वाले जमीन को उसी को दे दिया जाएगा जो कि उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है। और उस समय मौजूदा समय में यानी कि 2001 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी कश्मीर में, और उसने ये तर्क देकर ये एक्ट लेकर आया था कि कश्मीर में काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत है, और खास करके ये जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है उसको बनाना है, जिससे कि लोगों को पूरी मात्रा में बिजली पहुंच सके, सबको बिजली मिल सके। लेकिन ये एक तो ढोंग था, ये तो आगे चल के सबको पता चल ही गया। और इसके लिए बहुत सारे फंड चाहिए होते थे, लेकिन जो सरकार है उसके पास फंड नहीं है, इसलिए ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। जबकि जम्मू एंड कश्मीर को 10% फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है, वो भी 1% जनसंख्या के लिए। है ना कमाल की बात। ये सारे पैसे कहाँ जाते हैं? आतंकवादियों तक पहुंचा दिए जाते हैं। और क्या, और कहाँ पे यूज होगा इसका? क्योंकि अगर अच्छे से यूज हुआ होता तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता, आज कश्मीर एक सही में स्वर्ग बन चुका होता, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। तो ये जो रोशनी एक्ट था, इसके द्वारा 20 लाख कनाल जमीन को ट्रांसफर करके 25,000 करोड़ कमाने का लक्ष्य रखा था सरकार ने। और एक कनाल में एक कनाल जो होता है वो कितने को बोलते हैं? एक कनाल जमीन वो अंग्रेजों के जमाने में होता था, वो इस कनाल के थ्रू ही मापते थे, जमीन को मेजरमेंट करते थे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक कनाल में कितना जमीन होता है। फिर सरकार बदली, लेकिन उनकी नीयत नहीं बदली कभी भी। मुफ्ती सैयद की सरकार आई वहां पे कश्मीर में, और उसने इस जो एक्ट का समय सीमा पहले क्या था 1990, लेकिन इसने समय सीमा को बढ़ाकर 2004 कर दिया। और वहीं फिर तब उसके बाद गुलाम नबी आजाद की सरकार आई, तो उसने इस टाइम फ्रेम को बढ़ाकर 2007 कर दिया। मतलब कि अगर कोई भी किसी जमीन पर 2007 तक अवैध कब्जा किया हुआ है तो वो जमीन उसके नाम कर दी जाएगी। इसी बीच 2011 में एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे एसके भल्ला, उन्होंने एक एडवोकेट शेख शकील की मदद से एक पीआईएल फाइल करते हैं हाई कोर्ट में, और जिसमें बताया गया था कि इस एक्ट की मदद से इसका बहुत ही दुर्व्यवहार हो रहा है, और इसकी मदद से बहुत सारे सरकारी जमीन जिसमें कि जंगल भी शामिल है और हिंदुओं के घर और जमीन को शामिल किया गया है इस एक्ट में। और उसके द्वारा जितने भी सरकारी जमीनें हैं और ये जमीनें लोगों की जमीनें, उसका अतिक्रमण हो रहा है। और वही केस चलते चलते 2018 में वहां के एक राज्यपाल हुए थे सत्यपाल मलिक, उन्होंने रोशनी एक्ट के तहत जितने भी आवेदन आए हुए थे उन सबको खारिज कर दिया, मतलब रद्द कर दिया उनको। और लेकिन जो 2018 से पहले जो जमीनें इस रोशनी एक्ट के तहत ट्रांसफर किए जा चुके थे वो अभी भी मान्य थे, उनको रद्द नहीं किया गया था राज्यपाल के द्वारा। अब आप सोच रहे होंगे कि 2008 तक कितनी जमीनें थी जो कि ट्रांसफर हो चुकी थी। तो मैं आपको बता दूं तब तक 3.4 लाख कैनाल जमीनें ट्रांसफर हो चुकी थी। और चौंकाने वाली बात यह है कि ये सारी जो जमीनें थी वो 100 रुपए प्रति कैनाल के हिसाब से दे दी गई थी, यानी कि 800 रुपए एकड़। इतना सस्ता जमीन कहाँ मिलता है भाई? हमारे लिए भी 100-200 एकड़ बुक कर दो, हमें भी चाहिए। लेकिन जबकि बात आपको पता होगा पहले कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से हुई थी, कि मार्केट वैल्यू का जमीन जितना रहेगा उस हिसाब से पैसे लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये जो एक्ट बना था ये बस एक ट्रैप था भारत को और भारत के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनको बेवकूफ बनाने के लिए। इनका मकसद तो कुछ और ही था, जो कि हम पहले बता चुके हैं। ये सबको देखते हुए जो कश्मीर का हाई कोर्ट है उसने 9 अक्टूबर 2020 को इस एक्ट को असंवैधानिक बताते हुए अपना फैसला सुनाया। और ये इससे पहले 2018 से पहले जो जमीनें ट्रांसफर हो चुकी थी उसको भी इनवैलिड बता दिया, मतलब वो सारे असंवैधानिक तरीके से ट्रांसफर किए गए थे वो सारे रद्द हो जाएंगे, वो सारी जमीनें वापस सरकार को आएंगी। और इसके लिए एक सीबीआई जांच की भी गठन कर दिया गया है। अब ये सारी जिम्मेदारी जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उनके पास आ गया है, और उनको ये हिदायत दी गई है कि ये जितने भी जमीन ट्रांसफर किए गए हैं उन सबको वापस लिया जाए और उनका जो पैसा है वो वापस उनको दिया जाए, वो भी 6 महीने के अंदर। एक टाइम फ्रेम रखा गया है कि सारे जो काम है वो 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। ये ऑर्डर पास किया है वहां की मौजूदा सरकार यानी कि राज्यपाल ने। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि क्या चाल चल रही थी कश्मीर में, क्या चल रहा था।
ये तो किसको पता ही नहीं था, हमको पता ही नहीं था। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और ये आपको जानकारी कैसी लगी हमें और लिखें और शेयर करें, कमेंट भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं ताकि सबको ये जागरूकता मिले कि हमारे देश में क्या हो रहा है। हर हर महादेव।